हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। आज मैं आप सबके बीच क्लास 10वीं क्लास के लिए केमिस्ट्री क्लास लेकर आए हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो लेक्चर पसंद आएगा। हम इस चैनल के माध्यम से क्लास 11th और क्लास 12th का वीडियो लेक्चर तैयार करते हैं और समय रहने पर हम बीएससी का भी वीडियो बनाएंगे। और मैंने सोचा कि क्यों ना 9th 10th का भी केमिस्ट्री क्लास दिया जाए इस चैनल के माध्यम से। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, जो बच्चे 9th 10th के होंगे, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। NK तुलसी केमिस्ट्री गुरु चैनल का नाम है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हम इस चैनल के माध्यम से क्लास 9th और 10th का भी केमिस्ट्री वीडियो लेक्चर अपलोड करेंगे डेली। ठीक है, तो आइए अब हम शुरू करते हैं। अध्याय 2 चैप्टर 2 है एसिड बेस और साल्ट, मतलब एसिड बेसेस साल्ट। अध्याय 2 है यह। हम पढ़ेंगे सबसे पहले एसिड क्या होता है, फिर पढ़ेंगे बेस क्या होता है, फिर साल्ट के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो आई चीज़ को हम समझने की कोशिश करते हैं। गर्मी के मौसम में आप ये देखे होंगे कि कोई खाने को हम अगर बहुत देर तक छोड़ देते हैं तो वह स्वाद में खट्टा हो जाता है। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे पदार्थ जो होते हैं या फल फूल होते हैं जो स्वाद में क्या होते हैं, खट्टे होते हैं। तो जिस पदार्थों में आप अगर चखिएगा स्वाद के आधार पे, तो अगर खट्टा लगेगा, समझ जाना कि वह पदार्थ क्या है, उस पदार्थ में क्या है, अम्ल की मात्रा है उपस्थित है। ठीक है, अगर कोई पदार्थ अगर हम खाते हैं, अगर वो कड़वा लग रहा है, ठीक है, तो समझ जाना वह उसमें क्या है, बेस है, मतलब क्षार है, उसमें भस्म है। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो बहुत सारे पदार्थ ऐसे हैं जो अम्ल होते हैं। जैसे दही की बात करें हम, दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। इस बात को याद रखिएगा, एग्जाम में आता है। हरे अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो मौलिक अम्ल पाया जाता है। आंतों में मतलब पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है। तो बहुत सारे ऐसे अम्ल हैं जो सॉलिड अवस्था में भी पाए जाते हैं, कुछ लिक्विड अवस्था में भी पाए जाते हैं और कुछ गैस अवस्था में भी पाए जाते हैं। ठीक है, तो अम्ल जो है, एसिड जो है एक अम्ल, जो हिंदी वर्ड है, एसिड क्या है उसका अंग्रेजी वर्ड है। तो यह एसिडस से मिलकर बना है। ठीक है, जिसका अर्थ क्या होता है, क्या खट्टा होता है। तो यहाँ हम लिख देते हैं साफ साफ एसिड, इसको हम बोलते हैं अम्ल बोलते हैं। अब अम्ल जो है एसिडस से मिलकर बना है, एसिडस। इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है, मीनिंग होता है खट्टा। तो यह एक स्वाद के आधार पर, मतलब इसका ये गुण है, ठीक है, कि यह खट्टा होता है। लेकिन आर्हेनियस साहब जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने ये बताया था कि अम्ल वह है जो जल में घुल कर, मतलब जल में विलय होकर H+ आयन देता है। मतलब अम्ल वह है जो जल में घुल कर क्या दे, H+ आयन दे। क्या दे, H+ आयन देता है। मतलब क्या, अगर जो अम्ल जल में घुलकर H+ आयन देता है वह अम्ल कहलाएगा। ठीक है, लेकिन जो अम्ल अगर जल में घुलकर H+ आयन नहीं देगा तो वह अम्ल नहीं होगा। सिंपल सी बात। ठीक है, इस बात को आप याद रखिएगा, ये आर्हेनियस के अकॉर्डिंग है। ठीक है, तो कुछ पदार्थ जो होते हैं, कुछ अम्ल होते हैं जो सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं, कुछ अम्ल होते हैं वो लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं, कुछ अम्ल जो होते हैं वह गैस स्टेट में पाए जाते हैं। तो इस चीज़ को हम थोड़ा सा यहाँ लिख देने की कोशिश करेंगे। तो इतना याद रखिएगा, अम्ल क्या है, स्वाद में खट्टा होता है। और अम्ल वह होगा जो जल में घुलकर, मतलब जल में विलय होकर H+ आयन देगा, तो वह अम्ल कहलाएगा। ठीक है, दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल। इस बात को याद रखिएगा, एग्जाम में आता है। हमारे पेट जो है ना, आंत में कौन सा अम्ल पाया जाता है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है। इस बात को भी आप याद रखिएगा। अब एसिड जो है वह ठोस अवस्था में भी पाया जाता है, सॉलिड, इसको हम बोलते हैं ठोस, लिक्विड मतलब द्रव, और गैस। एसिड तीनों अवस्था में पाया जाता है। ठोस अवस्था में, देखिए ठोस अवस्था में कौन सा अम्ल है, जैसे बात करते हैं ऑक्जेलिक एसिड, साइट्रिक एसिड, ऑक्जेलिक अम्ल जिसको बोलते हैं ऑक्जेलिक एसिड, साइट्रिक एसिड, साइट्रिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल,
ना, साइट्रिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल मतलब लैक्टिक एसिड, ठीक है। लैक्टिक एसिड किसमें पाया जाता है? दही में पाया जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ये सभी क्या है? ठोस अवस्था में पाया जाने वाला अम्ल है। अब लिक्विड स्टेट में पाया जाने वाला अम्ल कौन सा है? वह है H2SO4, जिसको हम बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या बोलते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल। HNO3, जिसको बोलते हैं नाइट्रिक अम्ल। क्या बोलते हैं? नाइट्रिक अम्ल। इस चीज़ को आप लिख लीजिएगा कॉपी में, ठीक है। इसको बोलते हैं CH3COO, इसको क्या बोलते हैं? एसिटिक अम्ल, जिसको हम सिरका भी बोलते हैं। इसको हम बोलते हैं फॉर्मिक एसिड, जो लाल चींटी में पाया जाता है। तो ये फॉर्मिक एसिड हो गया, ठीक है। चलिए, इसी को बोलते हैं मिथेनोइक एसिड बोलते हैं, इसी को बोलते हैं इथेनोइक एसिड बोलते हैं। अब HCl की बात करें, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो गैस के फॉर्म में पाया जाता है, ठीक है। तो ये अवस्थाओं के आधार में, ठोस अवस्था, लिक्विड अवस्था और गैस अवस्था के आधार पे अम्ल इतने प्रकार का होता है। इस चीज़ को हमने जाना। देखिए, अब हम पढ़ेंगे अम्ल भी जो होते हैं 2 प्रकार होता है, एक स्ट्रॉन्ग होता है, एक होता है वीक होता है। तो स्ट्रॉन्ग अम्ल क्या है और वीक अम्ल क्या है, इस चीज़ को भी हम यहाँ देखेंगे। अब इसको लिख लीजिएगा कॉपी पे अच्छी तरह से। देखिए, एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, इसको बोलते हैं हिंदी में दुर्बल अम्ल, मतलब कमज़ोर अम्ल। इसको बोलते हैं प्रबल अम्ल। अब देखिए, दुर्बल अम्ल क्या है और वीक एसिड क्या है, मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है और वीक एसिड क्या होता है। तो देखिए, जो अम्ल जल में आसानी से घुलकर H+ आयन देता है, तो वह अम्ल जो होगा स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाएगा। और जो अम्ल आंशिक रूप से H+ आयन देता है, वह अम्ल क्या कहलाएगा? दुर्बल अम्ल कहलाएगा। तो याद रखिएगा, जो अम्ल घोल मतलब विलयन में, घोल में, जो अम्ल घोल में घुलकर पूर्ण रूप से H+ आयन देता है, वो क्या कहलाएगा? स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाएगा। लेकिन जो अम्ल घोल में घुलकर आंशिक रूप से H+ आयन देता है, वो क्या अम्ल क्या कहलाएगा? वीक एसिड कहलाएगा। इस चीज़ को आप कॉपी में उतार लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए, एग्जाम्पल की हम बात करें, HCl, तो HCl अम्ल क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड है। इसको अगर हम जल में घुलाएंगे तो क्या होगा? H+ और Cl- में टूट जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, जो H+ देता है वह अम्ल होगा, ठीक है। अगर हम बात करें H2SO4 की बात करें, सल्फ्यूरिक अम्ल को, तो सल्फ्यूरिक अम्ल को हम जल में जब घुलाएंगे तो क्या होगा? ये H+ देगा और सल्फेट माइनस में निकल जाए, मतलब क्या, यहाँ 2 से गुना कर दीजिए, यहाँ 2 से, ठीक है। तो क्या दे रहे हैं? ये H+ आयन दे रहा है, मतलब पूर्ण रूप से जल में घुलकर ये H+ आयन देता है। उसी तरह हम बात करें HNO3 की बात करें, किसकी बात करें? HNO3, बहुत गर्मी है। तो HNO3 की बात करें हम, तो ये क्या होगा? ये H+ और NO3- के रूप में टूट कर अलग हो जाएगा, ठीक है। तो ये सभी क्या हो गया? स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया। लेकिन अगर हम बात करें, एग्जांपल दें वीक एसिड के बारे में, तो वीक एसिड में वह एसिड होता है जो आंशिक रूप से H+ आयन देता है लेकिन कम मात्रा में H+ आयन देता है। कुछ घुलता है जल में और कुछ कुछ H+ आयन नहीं दे पाता है जल में, ठीक है। तो वो सब क्या हो जाएगा? एसिटिक एसिड हो गया, फॉर्मिक एसिड हो गया, ठीक है। तो ये सभी जितने भी अम्ल हैं वो सभी क्या होगा? CH3COOH, HCOOH, एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड हो गया ना। तो ये सभी क्या हो गया?
वीक एसिड के अंतर्गत आता है। अब देखिए इसको हम यहाँ दिखाते हैं, CH3COOH, इसको हम तोड़ते हैं तो क्या होगा, CH3CO माइनस और H प्लस में टूटेगा, ठीक है। तो क्या देख रहे हैं, ये एसिटिक एसिड जब हम इसको वाटर में डिजोल्व करते हैं तो क्या होता है, यह H+ आयन देता है, लेकिन यह आंशिक रूप से देगा। उसी तरह अगर हम फॉर्मिक एसिड की बात करें तो यह HCOOH माइनस में टूटेगा और H+ आयन मुक्त हो जाएगा। दे रहा है H+ आयन लेकिन आंशिक रूप से देगा, ठीक है। तो ये सभी क्या हो गया, वीक एसिड के अंतर्गत ये आएगा, ठीक है। चलिए तो ये हो गया। अब हम समझेंगे कि बेस मतलब क्षारक, बेसिस के बारे में हम स्टडी करेंगे। तो याद रखिएगा कि जो अम्ल जल में घुलकर H+ आयन आसानी से देता है वह स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाएगा, और जो अम्ल जल में घुलकर आंशिक रूप से H+ आयन देता है वह वीक एसिड कहलाएगा, ठीक है। इस बात को आप अच्छी तरह से दिमाग में बैठा लीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आप इस चीज़ को अच्छी तरह से समझ रहे होंगे, ठीक है। अब हम समझेंगे बेस के बारे में, ठीक। अब हम पढ़ेंगे क्षारक के बारे में। क्षारक को इंग्लिश में बोलते हैं बेसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बेसिस बोलते हैं। बेसिस को हम एल्कली के नाम से भी हम पहचानते हैं, मतलब इसको हम अल्कली के नाम से भी हम जानते हैं, मतलब बेसिस को हम अल्कली भी कहते हैं, ठीक है। अब हम एक बात ये जानेंगे कि अल्कली जो एक शब्द है, वर्ड है, यह किस भाषा से आया है, ठीक है। तो यहाँ जो है यह अरबी भाषा, मतलब अल्कली जो शब्द है वह अल्कली भाषा के अल्कुली वर्ड से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। तो अल्कुली वर्ड के मिलने से अल्कली शब्द का निर्माण होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, अल्कली जो अल्कली है, अल्कली के नाम से हम पहचानते हैं क्षारक को, मतलब क्षारक को अल्कली के नाम से हम जानते हैं, और यह एक अरबी भाषा से लिया गया है, ठीक है। और अरबी भाषा कौन सा, अल और कुली वर्ड के मिलने से बना होता है। और इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है पौधों का राख। आप देखे होंगे जलावन को जब जलाते हैं लकड़ी को तो राख बनता है, तो राख जो हुआ, ठीक है, वह उसको आप जब टेस्ट कीजिएगा, जी पर रखिएगा तो स्वाद में कैसा लगेगा, कड़वा लगेगा, खारा लगेगा। तो याद रखिएगा कि जो स्वाद में खारा हो, कड़वा हो, वह क्या होगा, बेस होगा, मतलब बेसिस होगा, ठीक है। क्षारक बोलते, जिसको हम बोलते हैं भस्म बोलते हैं। एक बात याद रखिएगा, जो जल में, मतलब जल में विलय क्षारक को ही हम क्षार बोलते हैं, मतलब बेस बोलते हैं। इस बात को आप याद रखिएगा, ठीक है। तो स्वाद में क्या हो, यह स्वाद में क्या होता है, खारा होता है, मतलब क्या, कड़वी होता है। खारा मतलब क्या, कड़वा, ठीक है। स्वाद में क्या होता है, कड़वा होता है, मतलब खारा होता है, ठीक है। जैसे आप सुबह सवेरे दंतमंजन करते हैं, डाबर का लाल दंतमंजन हो या कोई भी पेस्ट हो, तो उसमें क्या होता है, क्षार होता है, ठीक है। तो जब हम रात में कुछ भी खाना खाते हैं तो उस दांतों में क्या अम्ल बन जाती है, उस अम्ल को उदासीन करने के लिए हम क्षार देते हैं, ताकि हमारा दांत स्वस्थ हो, कीड़े ना लगे, जब उसमें दांतों में किसी प्रकार का दिक्कत ना हो, ठीक है। तो जो स्वाद में क्या हो, खारा हो, मतलब कड़वा हो, वह क्या कहलाएगा, भस्म कहलाएगा, मतलब क्या, क्षारक कहलाएगा। अब देखिए आर्हेनियस जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने ये बोला कि भस्म वो होगा, मतलब क्षारक वो होगा जो जल में घुलनशील होकर आसानी से H+ आयन दे, मतलब क्या, OH- आयन दे, हाइड्रोक्साइड आयन दे। तो याद रखिएगा, जो जल में, मतलब क्षारक वो होगा जो जल में घुलनशील होकर OH आयन देता है, मतलब क्षारक वह है जो जल में घुलकर OH हाइड्रोक्साइड आयन देगा, वो क्या कहलाएगा, क्षारक कहलाएगा। इस बात को आप याद रखिएगा, ये आर्हेनियस का एक अकॉर्डिंग है, ठीक है। तो याद रखिएगा इतना कि जो स्वाद में खारा हो, कड़वा हो, और जो जल में घुलकर OH- आयन देता है वह क्षारक होगा, ठीक है। अब क्षारक का भी टाइप होता है, कुछ क्षारक जो होते हैं प्रबल अम्ल के होते हैं, और कुछ
क्षारक होता है वह दुर्बल प्रकृति का होता है। ठीक है, तो इस चीज़ को भी यहाँ हम समझने की कोशिश करेंगे। अब देखिए क्षारक भी दो प्रकार का होता है। एक होता है स्ट्रॉन्ग बेसिस, एक होता है वीक बेसिस, मतलब प्रबल क्षारक और दुर्बल क्षारक। ठीक है, तो प्रबल क्षारक क्या होता है और दुर्बल क्षारक क्या होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। मतलब जो क्षारक जल में आसानी से घुलकर OH- आयन देता है वह प्रबल क्षारक होगा। मतलब क्या, वह पूर्ण रूप से जल में घुलनशील हो जाएगा और घुलकर वह OH- आयन देगा। लेकिन जो क्षारक जल में घुलकर आंशिक रूप से, आंश मतलब क्या, कम मात्रा में, ठीक है, OH- आयन देगा, वह दुर्बल क्षारक कहलाएगा। ठीक है, तो जो जल में घुलकर पूर्ण रूप से OH- आयन देता है वह स्ट्रॉन्ग बेस कहलाएगा। जो जल में घुलकर आंशिक रूप से OH- आयन देता है वह दुर्बल बेस कहलाएगा। ठीक है, अब कुछ एग्जांपल की हम बात करें, जैसे कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटासियम हाइड्रोक्साइड, ये सब क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है। अब इसको जल में जब घुलाएंगे तो क्या होगा, Na+ और OH- देगा। फिर KH की बात करें तो KH को जब जलीय घोल में घुलाते हैं तो क्या होता है, पोटासियम+, मतलब पोटासियम आयन अलग हो जाता है और OH- अलग देता है। क्या देख रहे हैं कि OH- आयन दे रहा है ना, तो जो जल में घुलकर OH- पूर्ण रूप से देता है, मतलब जल में घुल जाता है पूर्ण रूप से और OH- देता है, वह बेस जो होगा क्या कहलाएगा, स्ट्रॉन्ग बेस कहलाएगा। ठीक है, अब हम वीक बेस की बात करें, जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जब जल में घुलता है तो वह मैग्नीशियम और हाइड्रोक्साइड में टूट कर निकल जाता है, दूसरी अंगुल और 2+, मैग्नीशियम पे 2+ चार्ज होता है, क्योंकि मैग्नीशियम का परमाणु कितना होता है, 12 होता है। ठीक है, तो यह 2 इलेक्ट्रॉन आसानी से त्याग कर सकता है। ठीक है, इसलिए इस पर 2 चार्ज। अब जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की बात करें तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड Ca+, मतलब Ca2+, मतलब आयन में टूटेगा और OH- में टूट कर अलग हो जाएगा। ठीक है, तो क्या देख रहे हैं, यह आंशिक रूप से OH- देता है। तो याद रखना कि जो पूर्ण रूप से OH देगा वह स्ट्रॉन्ग बेस, और जो आंशिक रूप से OH- आयन देगा, हाइड्रोक्साइड आयन का निर्माण करेगा, वह होगा क्या, वीक बेस हो जाएगा। ठीक है, इस बात को आप याद रखिएगा। उसी तरह हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड को भी ले सकते हैं। ठीक है, तो ये सभी उसका एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड को अगर हम तोड़ेंगे तो क्या होगा, अमोनियम+ और OH-। तो आप इस चीज़ को समझ गए होंगे स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस के बारे में। चलिए अब आगे हम बढ़ते हैं। अब हम जानेंगे क्षार के बारे में। देखिए, जल में घुलनशील क्षारक को हम क्या बोलते हैं, क्षार बोलते हैं। ठीक है, बहुत विद्यार्थी कन्फ्यूज हो जाता है, सर बोलता है कि सर क्षारक क्या है और क्षार क्या है। ठीक है, तो मैं ऐसा समझता हूँ कि अब आपको समझने में किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो याद रखिएगा, जो जल में घुल जाएगा, मतलब विलयनशील हो जाएगा, विलय हो जाएगा, उस क्षारक को हम क्या बोलेंगे, क्षार बोलेंगे। मतलब जो क्षारक जल में घुल जाए वह क्षारक जो होगा क्षार कहलाएगा। इस बात को आप याद रखिएगा। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे रंजक के बारे में और फिर पढ़ेंगे सूचक के बारे में। आइए इस चीज़ को हम देखते हैं। अब हम पढ़ेंगे रंजक के बारे में, डाई के बारे में। देखिए, डाई क्या होता है। डाई एक रासायनिक पदार्थ है। ठीक है, मतलब वैसा रासायनिक पदार्थ जो घोल में घुलकर, मतलब जो सॉल्यूशन में विलयन में घुलकर, मतलब विलय होकर रंग उत्पन्न करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, रंजक बोलते हैं, डाई बोलते हैं। देखिए, जैसे कहते हैं कि एक गिलास हमने पानी लिया, क्या लिया, एक गिलास हमने पानी लिया, ये इसमें क्या है, पानी है। इस पानी में अगर हम हल्दी
क्या करें, हल्दी के एक चुटकी इसमें हम डुबा दें, घुला दें, तो क्या होगा, पूरा पानी का रंग कैसा पीला हो जाएगा। या हम बात करें ये पानी लिए, पानी में अगर हम क्या करें कि कोई रंग जैसे लाल रंग हुआ, या हम कहते हैं जैसे चुकंदर हो गया, चुकंदर के रस को हम इसमें डुबा दें तो पूरा ये पानी कैसा होगा, लाल हो जाएगा। ठीक है, तो क्या देख रहे हैं कि यह रंग को बतलाता है, मतलब यह रंग उत्पन्न करता है। ठीक है, तो रंजक क्या है, जो रंग को बतलाता है, मतलब कौन सा रंग है। ठीक है, तो वैसे रासायनिक पदार्थ जो किसी घोल में विलय होकर जो जल में घुलनशील होकर रंग उत्पन्न करता है वह रंजक कहलाता है, मतलब डाई कहलाता है। जैसे बालों को आप डाई करते हैं, चाहे ब्लैक हो या ब्राउन हो, जो भी हो, वो भी क्या एक डाई है, रंजक है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे सूचक के बारे में, इंडिकेटर के बारे में। तो इंडिकेटर क्या है, इंडिकेटर भी एक प्रकार का रंजक ही होता है। ठीक है, तो इंडिकेटर वैसा पदार्थ है जो घोल में अम्लता, एसिडिटी को, क्षारीयता मतलब बेसिसिटी को या उदासीनता को क्या करता है, बतलाता है। ठीक है, तो वो बोलेंगे सूचक वैसा पदार्थ होता है जो घोल में अम्लता, क्षारीयता या उदासीनता को दर्शाता है, वह क्या कहलाएगा, सूचक कहलाएगा, इंडिकेटर कहलाएगा। ठीक है, तो जैसे लिटमस हुआ, लिटमस पात्र, तो लिटमस पात्र एक प्रकार का प्राकृतिक सूचक होता है। तो ये प्रकृति में मतलब क्या, ये प्राकृतिक रूप से प्रदान किया गया है। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे भी सूचक होते हैं जो मनुष्य द्वारा लैब में बनाया हुआ रहता है। ठीक है, जैसे मिथाइल ऑरेंज की बात करें, ये सिंथेटिक है। ठीक है, तो इस चीज़ को हम अब विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक, सूचक इंडिकेटर है, इंडिकेटर के बारे में आपने पढ़ लिया है। तो इंडिकेटर क्या है, इंडिकेटर एक प्रकार का रंजक ही होता है। ठीक है, मतलब एक ऐसा पदार्थ है जो पदार्थों के अम्लता या क्षारीयता या उदासीनता होने को सूचित करता है, या इसको हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, सूचक एक ऐसा रासायनिक पदार्थ होता है जो अपने रंग परिवर्तन के माध्यम से अम्लता या क्षारीयता या उदासीनता को व्यक्त करता है। ठीक है, तो वो सूचक कहलाएगा। देखिए, अब कुछ सूचक ऐसे जो होते हैं प्राकृतिक रूप में भी पाए जाते हैं, कुछ कृत्रिम भी होते हैं। ठीक है, मतलब जो प्राकृतिक है और कुछ लैब में इंसानों द्वारा, मनुष्यों द्वारा बनाया गया है। ठीक है, तो जैसे लिटमस हुआ, लिटमस क्या होता है, एक पेपर की तरह होता है, लिटमस जिसको हम पत्र बोलते हैं। ठीक है, हल्दी हुआ, हल्दी भी एक प्रकार का प्राकृतिक सूचक होते हैं। लाल पत्ता गोभी हुआ, फिर हाइड्रेंजिया हुआ, पेटूनिया हुआ, जेरेनियम हुआ, फूलों का रंगीन पंखुड़िया हुआ, या चुकंदर जिसको हम लाल सलगम भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये चुकंदर सब हैं, ये सब क्या है, एक प्राकृतिक सूचक है ना, मतलब नेचुरल इंडिकेटर है। लेकिन मिथाइल ऑरेंज की बात करें, मतलब मेथिल ऑरेंज की बात करें, या फिनोल फेथेलियन की हम बात करें, तो ये सब क्या है, सिंथेटिक इंडिकेटर है। तो ये सब याद रखिएगा, मिथाइल ऑरेंज और फिनोल फेथेलिन। ठीक है, ये एग्जाम में आता है, क्वेश्चन आता है, ये किस प्रकार का सूचक है, तो यह सिंथेटिक मतलब क्या, कृत्रिम मानव द्वारा निर्मित सूचक है। और ये जितने भी है, लिटमस हुआ, हल्दी हुआ, ठीक है, या चुकंदर हुआ, लाल पत्ता गोभी हुआ, सब क्या हुआ, प्राकृतिक सूचक है। तो आइए इसको हम थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं कि जब हम लिटमस पत्र पे एसिड की बूंद को हम गिराते हैं तो उसका क्या रिजल्ट निकलता है, और ये देखेंगे जब लिटमस पत्र पे अगर हम बेस की बूंद को हम गिराते हैं, डालते हैं, तो उस पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, वो किस तरह का केमिकल रिएक्शन शो करता है। अगर हम हल्दी की ही बात करें, देखिए हल्दी, अगर हल्दी पे अगर हम अम्ल की बूंदों को हम गिराएं, मतलब हल्दी को अम्ल से रिएक्शन करा दें अगर हम, तो देखेंगे आप कोई परिवर्तन नहीं होगा। मतलब अगर हल्दी का रंग जो है पीला है ना, हल्दी का रंग कैसा होता है, पीला रंग होता है। इसको अगर हम अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं, मतलब एक हम हल्दी ले लिए, हल्दी की डस्ट ले लिए, और एसिड में अगर हम हल्दी को मिलाते भी तो इसके रंग में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, मतलब इसका रंग नहीं बदलेगा, मतलब नो चेंज, नो परिवर्तन। लेकिन अगर हल्दी की हम बेस के साथ, मतलब क्षारक के साथ क्या करें, उसको हम अभिक्रिया कराएं, मतलब क्या, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया या पोटासियम हाइड्रोक्साइड हो गया, KOH या NaOH, उसको अगर हम उसमें हम हल्दी के डस्ट को हम डाल दें तो क्या होगा, उसके रंग में परिवर्तन हो जाएगा, मतलब इसका रंग जो होगा बदल जाएगा, मतलब रंग में परिवर्तन हो जाएगा, और इसका रंग कैसा होगा, लाल रंग हो जाएगा। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। आइए इसको हम चार्ट के माध्यम से हम समझाने की कोशिश करते हैं। एक चार्ट लिख देते हैं, ठीक है, उस पर आपको हम अच्छी तरह से समझा देते हैं। हम इस चार्ट के माध्यम से आपको संपूर्ण रूप से समझा देने की कोशिश करेंगे और आप, उम्मीद है कि आप समझ जाइएगा।
देखिए ये सूचक का चार्ट हो गया, लिस्ट हो गया, लिटमस पत्र हो गया, चुकंदर ले लिया हमने, हल्दी ले लिया, लाल पत्ता गोभी ले लिया, मेथिल ऑरेंज ले लिया, फिनोल्फिथेलिन ले लिया, ठीक है। ये सभी इंडिकेटर हो गया, ठीक है। एक तरफ हमने अम्ल लिया, एक तरफ हमने क्षारक लिया, बेसिस लिया, ठीक है। अब देखिए इसको हम एक्सपेरिमेंट कराते हैं, समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ एक्सपेरिमेंट वो समान चीज़ है नहीं, सामग्री है नहीं जो हम आपको एक्सपेरिमेंट करा सकें, लेकिन आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, करेंगे तो आप समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए अगर मान लीजिए लिटमस पत्र, यह क्या है, एसिड है, एक हम लेते हैं बीकर, लेते हैं, क्या करते हैं, बीकर, ठीक, इसमें हमने क्या रख दिया, एसिड डाल दिया। अब इस एसिड में देखिए लिटमस पत्र जो होता है एक प्राकृतिक सूचक होता है, मतलब एक नेचुरल ये इंडिकेटर है, ठीक है। तो लिटमस पत्र लाल रंग का भी होता है और नीला रंग का भी होता है, ठीक है, इस बात को आप नोट कीजिएगा। तो अगर हमने क्या किया कि इसमें हमने नीला, ध्यान दीजिए, हमने एक पहले क्या लिया, एसिड लिया, और एक ले लेते हैं बेस, ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, बेसिस ले लेते हैं, ठीक है। अब देखिए ध्यान दीजिए, अगर हम इस एसिड में नीले लिटमस पत्र को, ध्यान दीजिए, अगर हम नीले लिटमस पत्र को अगर हम डालेंगे तो क्या करेगा, यह लाल में कन्वर्ट कर देगा। तो जब भी एसिड में अगर हम नीले लिटमस पत्र को रखते हैं और उसका अगर कलर लाल हो जाएगा, समझ जाइएगा क्या, वह क्या है, एसिड है, ठीक है। तो यह अम्ल क्या करता है, नीले लिटमस पत्र को लाल में कन्वर्ट कर देता है, बदल देता है, ठीक है। लेकिन अगर हम इसी एसिड में लाल लिटमस पत्र को रखेंगे, लिटमस पत्र जो एक पेपर की तरह होता है, जैसे मान लीजिए इस तरह के एक पेपर है, ठीक है, वो लिटमस है, ठीक है। अगर मान लीजिए इस लिटमस पत्र कौन सा, अभी लाल वाले लिटमस पत्र को अगर इसमें इस एसिड में डुबाएंगे तो इसके रंग में कोई परिवर्तन नहीं होगा, वो लाल ही रहेगा, ठीक है, मतलब इसके रंग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन अगर हम बात करें बेस की बात करें, जैसे मान लो एक क्षारीय घोल ले लेते हैं, उस क्षारीय घोल में अगर हम क्या करें, लाल लिटमस पत्र को अगर हम डुबाएंगे, मान लीजिए एक लाल लिटमस पत्र हमने ले लिया ऐसा करके, अगर इसमें डुबाएंगे तो लाल लिटमस पत्र जो होगा वो नीले रंग का हो जाएगा, मतलब उसका कलर जो होगा चेंज हो जाएगा, बदल जाएगा। तो समझ जाएंगे क्या, वो घोल जो है कैसा है, वह क्षारीय प्रकृति का, ठीक है। लेकिन उसी में अगर हम बात करें, अगर नीला लिटमस पत्र को हम रखते हैं इसमें, इस बेस में घुलाते हैं, तो उसके रंग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। आज गर्मी बहुत ज़्यादा है, समझ गए। अब देखिए हम देखते हैं चुकंदर की बात ना, चुकंदर अब देखिए खाते होइएगा तो लाल रंग का होता है, ठीक है। तो चुकंदर एक प्रकार कैसा है, सूचक है, इंडिकेटर है। अगर चुकंदर को अगर हम अम्ल में डुबाते हैं तो उसका रंग अगर बैंगनी हो जाए तो समझना वह अम्ल है, ठीक है। और जब भी उसको हम बेस में डुबाएंगे तो क्या होगा, वो चुकंदर का रंग बदल जाएगा और पीले रंग में बदल जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। देखिए अब हल्दी का रंग कैसा होता है, पीला होता है, कैसा होता है, पीला, ठीक है। अब इस हल्दी को अगर हम एसिड में डुबाते हैं, मतलब अम्ल में डुबाते हैं, अम्ल को हल्दी के साथ रिएक्शन कराएंगे, अभिक्रिया कराएंगे, तो उसके रंग में कोई परिवर्तन नहीं होगा, वह पीला ही रंग रहेगा। लेकिन अगर हम हल्दी को क्षारक के साथ अभिक्रिया कराएंगे, जैसे मान लीजिए सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटासियम हाइड्रोक्साइड के जलीय घोल में अगर हम हल्दी का डस्ट को डुबाते हैं तो उसके रंग में परिवर्तन हो जाएगा, और रंग कैसा होगा उसका, हल्दी का लाल भूरा हो जाएगा, क्या होगा, लाल भूरा होगा, ठीक है। इस बात को नोट कीजिएगा। अब देखिए लाल पत्ता गोभी जो हम खाते हैं, लाल पत्ता गोभी को अगर हम अम्ल में डुबाएंगे, अम्ल के साथ रिएक्शन कराएंगे तो उसके रंग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन अगर हम क्षारक के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो उसका रंग कैसा होगा, हरा रंग का हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा। अब देखिए मेथिल ऑरेंज एक ये सिंथेटिक इंडिकेटर है, मतलब कृत्रिम रंजक, कृत्रिम सूचक है। इसको अगर हम क्या करते हैं, अम्ल के साथ रिएक्शन कराते हैं तो इसका रंग कैसा होगा, लाल हो जाएगा, ठीक है, इसका रंग कैसा होगा, लाल हो जाएगा। तो समझेंगे क्या, वह अम्ल कैसा है, वो कैसा होगा, वह अम्लीय होगा, कैसा होगा, वह अम्लीय होगा। मेथिल ऑरेंज का जो रंग होता है वो कैसा होता है, नारंगी रंग का होता है। ये इसका जो रंग होता है कैसा होता है, नारंगी होता है। इस बात को आप नोट कीजिएगा, मतलब मेथिल ऑरेंज का जो रंग होता है नारंगी होता है, और जब इसको हम अम्ल के साथ रिएक्शन कराते हैं तो इसका रंग जो होता है लाल में बदल जाता है, ठीक है। लेकिन जब इसी को हम मेथिल ऑरेंज को अगर क्षारक के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ये नारंगी रंग पीले रंग में बदल जाता है, ठीक है। अब देखिए फिनोल्फिथेलिन की बात करें तो फिनोल्फिथेलिन जो होते हैं इसका रंग कैसा होता है, कोई रंग नहीं, रंगहीन होता है। क्या होता है, यह कलरलेस होता है या रंगहीन होता है, यह रंगहीन होता है फिनोल्फिथेलिन। इसको अगर हम अम्ल के साथ रिएक्शन कराएंगे इसके रंग में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये रंगहीन ही रहेगा, इसमें कलर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन अगर हम करें फिनोल्फिथेलिन को क्षारक के साथ रिएक्शन कराएंगे तो उसके रंग जो होगा वह गुलाबी हो जाएगा,
वो गुलाबी रंग में परिवर्तन हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब हम पढ़ेंगे गंधीय सूचक के बारे में। देखिए गंधीय सूचक होता क्या है। गंधीय सूचक एक ऐसा पदार्थ होता है जिसकी गंध एसिडिक मतलब क्या अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाती है। ठीक है, मतलब जिस पदार्थ का गंध अम्लीय और क्षारीय माध्यम में बदल जाए वह पदार्थ क्या कहलाएगा, गंधीय सूचक कहलाएगा। ठीक है, मतलब गंधीय सूचक एक ऐसा पदार्थ होता है जिसकी गंध अम्लीय और क्षारीय माध्यम में बदल जाती है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, गंधीय सूचक बोलेंगे। हमने साफ साफ लिख दिया है, वैसा पदार्थ जिसका गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाता है उसे क्या बोलते हैं, गंधीय सूचक बोलते हैं। अब गंधीय सूचक एग्जाम्पल जैसे प्याज हो गया, लौंग का तेल हो गया, वेनिला हो गया। अब देखिए इस सब को थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करके आपको हम समझाने की कोशिश करते हैं। आप भी घर पे कर सकते हैं। जैसे देखिए प्याज है, हम क्या करेंगे, प्याज के टुकड़े को, जैसे ये प्याज है, ठीक है, हमने क्या लिया, प्याज लिया, इसको हम एक मतलब प्याज है, इस प्याज को क्या करेंगे, तोड़ देंगे, काट देंगे, पीस पीस करके काट देंगे इसको। ठीक है, और क्या करेंगे, एक प्लास्टिक का थैला ले लेंगे ना, ये प्लास्टिक का थैला लिए, इस प्याज को क्या करेंगे, इसमें हम रख देंगे। ठीक है, और इसको हम कस देंगे, मुंह बंद कर देंगे। ठीक है, या कपड़ा ही ले लीजिए। ठीक है, कपड़ा को हम क्या करेंगे, कपड़ा में प्याज को पीस पीस करके हम काट के टुकड़ों में कर लेंगे और उसको हम क्या करेंगे, उसको लपेट लेंगे और उसको पैक कर देंगे और रात भर के लिए उसको हम छत के ऊपर या कहीं पे उसको रात भर के लिए हम रख दें। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, जो प्याज का जो गंध है ना, जो प्याज का जो गंध होगा इसमें ट्रांसफ़र हो जाएगा, इसमें चला आएगा, मतलब उस थैले के बर्तन में चला आएगा। ठीक है, तो इस थैले में प्रवेश हो गया, मतलब अब इस थैले को जब सूंघेंगे गंध कैसा होगा, प्याज की तरह गंध आएगा। ठीक है, अब इसको अगर हम प्याज को मतलब प्याज वाले गंध को एसिड के साथ अगर हम एक्सपेरिमेंट करें और बेस के साथ एक्सपेरिमेंट करें तो क्या हमें देखने का मौका मिलेगा, ऐसी चीज़ को बताते हैं। जैसे देखिए प्याज हो गया, प्याज की जो गंध है उसको अगर हम एसिड से रिएक्शन करा दें, मतलब क्या, कोई अम्ल ले लेते हैं, मान लीजिए HCl अम्ल हो गया या नींबू का रस हो गया, ठीक है, कोई अम्ल हो गया। ठीक है, तो इस अम्ल के साथ अगर इसको हम अभिक्रिया कराएंगे तो इसके गंध में कोई प्रभाव नहीं होगा, मतलब क्या, नो चेंज मतलब क्या, नो किल, मतलब इसके गंध को नहीं मार पा सकता, मतलब क्या, इसकी गंध को नष्ट नहीं कर सकता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए प्याज की गंध है, कपड़े में आप लपेट दीजिएगा, प्याज का गंध उसमें चला आएगा। अगर नींबू का रस हो या कोई एसिड हो गया उसको आप मिला दीजिएगा तो उसके गंध में कोई प्रभाव नहीं होने वाला है। ठीक है, लेकिन अगर हम मान लीजिए इसी में अगर हम बेस मिला दें, क्षारक मिला दें, भस्म मिला दें तो इसके गंध को किल कर देगा, मतलब गंध को मार देगा। मतलब क्या, इसका गंध जो होगा वो क्या होगा, नष्ट हो जाएगा, मतलब खत्म हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह का हम बात करें लौंग की तेल की बात करें, लौंग की तेल आप यूज किए होंगे, नहीं किए होंगे तो डाबर या बैद्यनाथ का भी लौंग का तेल आता है। ठीक है, तो वो एक पानी की तरह उसका रंग होता है। ठीक है, तो उस लौंग के तेल को आप जब आपको दांत में अगर दर्द हो या मसूड़े में किसी प्रकार का दर्द हो या दांतों का प्रॉब्लम हो तो आप लौंग का तेल यूज कीजिएगा तो आपको बहुत बड़ी राहत देगा। ठीक है, तो लौंग के तेल जो है ना, लौंग के तेल को अगर हम एसिड के साथ रिएक्शन करा दें, मतलब लौंग का तेल है जो उसका गंध होगा, मतलब इसका जो भी गंध होगा लौंग के तेल की, इसके गंध में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, मतलब इसका गंध जैसा है वैसा ही रहेगा, इसके गंध में कोई परिवर्तन नहीं होगा, मतलब क्या, नो चेंज, मतलब क्या, इसकी गंध जो होगा वह किल नहीं होगा, मतलब नष्ट नहीं होगा। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें इसी को हम अगर हम क्षारक से अभिक्रिया कराते हैं, क्षारक ले लेंगे, मतलब क्या, कोई बेस ले लेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटासियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अगर उसको हम लौंग के तेल के साथ रिएक्शन कराते हैं तो इसका जो गंध होगा वो क्या होगा, नष्ट हो जाएगा, मतलब किल हो जाएगा, मतलब उसका गंध गायब हो जाएगा। ठीक है, तो हमने इस चीज़ को देखा इस वीडियो लेक्चर में। ये वीडियो का फर्स्ट लेसन था। ठीक है, सेकंड वीडियो लेसन में हम नेक्स्ट चीज़ पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। बाय बाय।